Lecture 2 on respiratory physiology. Ventilation, our first point. So what is ventilation? Ventilation is nothing but it is actually the exchange of air between the lung and the atmosphere. और in result क्या होता है? So that oxygen can be exchanged for the carbon dioxide in the alveoli or simply the respiratory zone of the lung. ठीक है, तो हमारे साथ टू टाइप्स के कंसेप्ट है इसमें, एक है मिनट वेंटिलेशन और दूसरा है alveolar ventilation. Minute ventilation mean it has to do something with the time, and alveolar means it has to do something with the alveoli. So let's explain this. So the total volume of lung gas entering the lung per minute, देखो per minute is called tidal मिनट वेंटिलेशन. अच्छा, फॉर्मूला क्या है हमारे साथ मिनट वेंटिलेशन का? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट, और वी कैन कॉल ब्रीथ पर मिनट. तो हमें पता है कि टाइडल वॉल्यूम हमारे साथ है 500 ml या 0.5 लीटर. एंड एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि एक बंदा है जिसके रेस्पिरेटरी रेट है 12, तो इन दोनों को 12 मल्टीप्लाई बाय 500 तो आ जाता है हमारे साथ 6000. और 6000 को ml में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सॉरी लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट बिकम 6 लीटर. तो इट्स अप टू द एग्जाम. अगर एग्जाम में आपको एमएल में जवाब चाहिए तो एमएल में, और एमएल में दिया हो और आंसर वहां नीचे लीटर्स में हो तो आप आराम से mls को liters में convert कर सकते हैं. The other one is alveolar ventilation. So once again, look at the name. It is about the alveoli, and it simply means that we are not taking into consideration the anatomic dead space, and that anatomic dead space is 150 ml. तो इसका फार्मूला क्या होगा? वही सेम फार्मूला, लेकिन इसमें से ये 150 ml हटाना पड़ेगा. So the alveolar ventilation becomes tidal volume minus dead space multiplied by respiratory rate. तो tidal volume हमें पता है कि हमारा 500 ml है. लेट्स सपोज respiratory सेम टू सेम 12 कर देते हैं, और dead space हमें पता है तो 150 है. ठीक है, तो इन रिजल्ट हमारे साथ आ जाता है 4200 ml. ठीक है, और इसको आप सेम फार्मूला से लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. Now let's come to another important topic, that is compliance. और compliance का मतलब ये है कि the expansibility of the lung and thorax. Let's suppose ये हमारे साथ thorax है, sorry for my diagram. ये जितना expand होना है इसको, that is called the compliance, and compliance is opposite to the elasticity. Elasticity इसको वापस लाएगी अपनी पोजीशन पे. तो एक सिस्टम जितना आसान अल्फाज में जितना इजीली ओपन हो सकता है उतना है वो कंप्लायंट होगा. ठीक है, तो कंप्लायंट हमारे साथ टू टाइप का कंप्लायंस है, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक. नाम से पता चलता है कंप्लायंस मींस compliance measure under static condition, and static conditions mean measuring the pressure and volume when the breathing does not take place. और डायनामिक हमारे साथ क्या होता है? the compliance measured under the dynamic condition. dynamic condition mean when person is breathing. ठीक है, और याद रखिए कि अगर एक लंग जो है मोर कंप्लायंट है, इसका मतलब यह है कि इट विल एक्सपेंड मोर. लेट्स कम टू इट्स अप्लाइड कांसेप्ट्स. इंक्रीज इन कंप्लायंस हमारे साथ क्या होता है? तो रिकॉल योरसेल्फ दैट इलास्टिसिटी इज अपोजिट टू द कंप्लायंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू फिल विद along with the air, then the elasticity will cause the recoil of the lung. as a result the lung will collapse. ठीक है, और कंप्लायंस क्या करेगा? लंग को ओपन करेगा. तो ये बात एक याद रखिए. दूसरी ये कि एजिंग जितनी होती है ना, तो उसके साथ इलास्टिसिटी चेस्ट वॉल की लॉस होती है, और इलास्टिसिटी लॉस होगी तो चेस्ट वॉल एक्सपेंड होगा. सेकेंडली, अगर आपको याद हो एम्पाइजीमा में जो इलास्टिसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द लंग है वो लॉस हो जाता है, और इलास्टिक टिश्यू लॉस हो जाता है तो लंग एक्सपेंड करेगा. तो कंप्लायंस सिंपल मींस एक्सपेंशन, और इलास्टिसिटी इज अपोजिट टू दैट एक्सपेंशन. इट मींस इट विल श्रिंक द लंग. नाउ डिक्रीज इन कंप्लायंस का क्या है कि एनी फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक कंडीशन दैट डिक्रीजेस द लंग वॉल्यूम. सिंपल बात, लंग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज कंप्लायंस. लाइक फॉर एग्जांपल, इलास्टिसिटी खराब की आपने, एजिंग आपके पेशेंट की हो गई, ठीक है, या एम्पाइजीमा हो गया. लेकिन यहाँ पे डिक्रीज है तो उसके अपोजिट जाओ. तो अपोजिट क्या हो जाता है? अगर चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी हो, स्कोलियोसिस हो, तो लंग को ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा और लंग एक्सपेंड नहीं करेगा. सेकेंडली, फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस मीन देयर मोर फाइब्रस टिश्यू देन नॉर्मल इन द लंग, तो लंग एक्सपेंड नहीं करेगा. पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल. अब रेस्पिरेटरी मसल जो है वो पैरालाइज हो गए हैं तो वो लंग को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली देयर इज
extra fluid or blood or air outside the lung, जो lung को collapse करेंगी, and all these conditions will decrease the compliance of the. अच्छा, कोलेप्सिंग टेंडेंसी का क्या है कि कोलेप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग इज नॉर्मल टेंडेंसी। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ द लंग चेस्ट वॉल सिस्टम इज लंग्स लव टू कोलेप्स। बस लंग्स हमेशा चाहते हैं कि ये कोलेप्स हो, जबकि चेस्ट वॉल चाहता है कि ये स्प्रिंग आउट करे या लव्स टू एक्सपेंड आउटवर्ड। ठीक है। अच्छा, टेंडेंसी ऑफ द लंग कोलेप्स जो है ये लेप्लास लॉ के अकॉर्डिंगली टू फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। नंबर एक सरफेस टेंशन एंड नंबर टू द रेडियस। सो लेट मी मेक अल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे इसका होता है सरफेस टेंशन और ये हो गया इसका डायमीटर और ये रेडियस। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस टेंशन जितना ज्यादा हो इतना ये अल्वियोलाई कोलैप्स करेगा। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि जब बेबी पैदा होता है और उसका ये प्रीमेच्योर होता है तो ये सरफेक्टेंट लेयर जो सरफेस टेंशन कम करता है उसमें कम होता है। जब ये कम होगा तो ये लंग जो है इस पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, और सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगी और ये अल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगा। सेकेंडली ये है कि ये एक बड़ी अल्वियोलाई है और ये एक छोटी अल्वियोलाई है। तो रेडियस जो है ये जितना ज्यादा होगा इतना ये प्रेशर कम होगा, और रेडियस जितना कम होगा तो इतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये बड़ी अल्वियोलाई जो है इसका ये रेडियस ज्यादा है तो इस पे प्रेशर कम है, लेकिन ये छोटी जो है इसका रेडियस कम है तो इस पे प्रेशर ज्यादा है एंड इट विल इजीली कोलैप्स। Now let's elaborate the equation. Collapsing pressure is directly proportional to the surface tension जो हमने पढ़ा. It means that the collapsive pressure RLI will be more if there is high surface tension या there is deficiency of surfactant. So note that alveolar epithelium जो है that lines the alveolar membrane and the fluid exert a surface tension on the alveolar wall and try to collapse the alveolus. तो surfactants जो होते हैं ये इस surface tension को reduce करते हैं and thus prevent the alveoli from being collapse or keep it open. The second component of equation जो है वो है collapsing pressure is uh, inversely या indirectly related proportional to the radius. It means कि अगर small alveoli हो तो वो easily collapse होगी than bigger alveoli जो हमने explain किया. So in the absence of surfactant, smaller alveoli collapse easily resulting in atelectasis. Now, what is surfactant? तो surfactant जो है surface acting agent है then lines the epithelium of the alveoli in the lung and decreases the surface tension on the alveolar membrane. और अगर surface tension decrease करता है तो alveoli को open रखेगा। तो equation में हमने पता तो किया है कि surface tension जो है directly proportional to the collapsing pressure। ये alveoli है और ये इसका collapsing pressure है surface tension का। तो अगर इस पे आप surfactant लगा दोगे तो ये इसका कम हो जाएगा और ये टेंशन कम हो जाएगा तो इसका कोलेप्सिंग प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन सर्फेक्टेंट की सर्फेक्टेंट की जो है या तो वो टाइप 2 अल्वियोलर सेल से होता है इन द लंग एंड ये मेजर सोर्स है इसके प्रोडक्शन का। सेकेंडली टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जो क्लारा सेल्स हैं दे आल्सो सिंथेसाइज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सर्फेक्टेंट। कंपोजिशन और केमिस्ट्री ऑफ द सर्फेक्टेंट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स लाइपोप्रोटीन है। ठीक है, और इसके 4 कंपोनेंट्स है। एक है फॉस्फोलिपिड्स, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है आयंस एंड चौथा है लिपिड्स। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या ये मेजर कंपोनेंट है 75%, और इसमें मेनली डाईफॉर्मेटाइल फास्फोटाइडाइल कोलिन, और आसानी से आप डीपीपीसी याद रखें। दूसरा कंपोनेंट जो है इसका उसको हम कहते हैं एसपी या सरफेक्टेंट प्रोटीन, और ये ए बी सी डी है। ठीक है, एंड विदाउट दीज प्रोटीन्स ये सरफेक्टेंट ठीक से काम नहीं करता, इट बिकम्स इनएक्टिव एंड द लंग कोलैप्स। तो थर्ड कंपोनेंट जो है वो आयंस है और मेजर कंपोनेंट इज कैल्शियम काइन, और जो लिपिड्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड एंड फास्फोडाइडाइल ग्लिसरॉल्स, ये मेन कंपोनेंट है। याद रखें कि 26 वीक पे इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग जेस्टेशन। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ फीटस की। एंड लंग मेच्योर्स एज अराउंड 35 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है? तो हमने पहले भी मालूम किया है कि सरफेस ऑफ ये सरफेस टेंशन को कम करती है अल्वियोलाई एंड दस प्रिवेंट द अल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग।